हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 12th क्लास की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक में 7 लेसन है, ठीक है। और ये बुक हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद सेकंड बुक करेंगे जिसमें भारतीय राजनीति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और आज से आपके फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं, लगभग 2.5 महीना है, ठीक है। तो अगर आज से भी अभी तक भी किसी बच्चे ने कुछ मतलब ना स्टार्ट किया हो, बहुत समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो अगर अभी से भी आप शुरू करते हो तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे अपने पॉलिटिकल साइंस को, सब्जेक्ट को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट ना ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब कहाँ से कैसे पढ़े कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपने आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी को ही फॉलो करना है, उससे ही पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि दो ध्रुव, ये दो ध्रुव है क्या, ठीक है, जिसको बायपोलरिटी बोलते हैं। तो ये बायपोलर वर्ल्ड है क्या, किसको कहते हैं, पहले तो इसको ही समझना पड़ेगा। और उससे भी पहले हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये दो ध्रुव बने कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, विश्व युद्ध पहला और दूसरा विश्व युद्ध, है ना। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। जो कि पहला विश्व युद्ध है 1914 से लेके 1918 तक चला, ठीक है। और जो दूसरा विश्व युद्ध था 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक चला, ठीक है। तो ये जो दो विश्व युद्ध हैं, ठीक है, पहला विश्व युद्ध जो हुआ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में, ठीक है, उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ, ठीक है, तो 1919 में ट्रिटी ऑफ वर्साई हुआ था। यानी कि वर्साई की संधि, जिस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध को ख़त्म किया गया, ठीक है। ये दो गुटों के बीच में हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, जिसके अंदर जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो गुट थे, दो समूह थे जिनके बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये जो विश्व युद्ध हुए थे हमारे, उसके बाद जब दूसरा 20 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, जिसमें कि इसमें भी दो अलायंस होते हैं, दो गुट होते हैं। मित्र राष्ट्र, एक सेंट्रल पावर होती है, केंद्रीय शक्तियाँ होती हैं, और एक मित्र राष्ट्र होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, एक तरीके से कारण होता है इसका जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध का। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की साइड की हार हुई होती है ना। और जो जर्मनी होता है, जर्मनी में जो हिटलर होता है, वो उस जब प्रथम विश्व युद्ध में वो हार जाते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ता है, और उसकी एक तरीके से पूरे विश्व स्तर पे बहुत अधिक बेइज्जती उसको सहनी पड़ती है। और वो उस जो हिटलर नेता होता है जर्मनी का, वो चाहता है बदला लेना, एक तरीके से, कि जो पूरे विश्व स्तर पे उसकी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लेना। तो एक तरीके से जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है ना, तो वहीं से जो हिटलर होता है उसके दिमाग में बैठ जाता है कि उसको बदला लेना है। और धीरे धीरे करके वो जर्मनी को एक ताकतवर स्टेट में बदलता है, राज्य में बदलता है। और फिर एक समय आता है 1939 में, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर देता है। तो शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मनी ने ही की थी, है ना। जर्मनी में जो हिटलर था उसके द्वारा ही शुरू की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ तो जर्मनी होता है, जापान, इटली, ठीक है, एक गुट में ये होते हैं। और एक तरफ होता है रशिया, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश होते हैं। और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है 1941 में, ठीक है। तो ये दो गुट आपस में लड़ रहे होते हैं। इसमें भी अंत में हार जर्मनी की होती है। और कैसे होती है, जब अमेरिका क्या करता है 1945 में, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। तो उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है 1945 में, ठीक है। अगस्त 1945 में
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है जब जापान के ऊपर अमेरिका परमाणु बम गिराता है। ठीक है, तो जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है ना, तो वहाँ से क्या होता है, दो ऐसे देश उभर कर आते हैं जो बहुत ताकतवर है। एक तो है यूएसए अमेरिका, ठीक है, और दूसरा है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ यूएसएसआर। ठीक है, तो ये अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, अब ये दो पावरफुल देश है, दोनों देखो रहते एक ही तरफ हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद ये दो सबसे ताकतवर देश होते हैं पूरे विश्व में, जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये जो लड़ाई होती है ये विचारों की होती है। मतलब ऐसे नहीं कि युद्ध हो रहा है परमाणु हथियार या हथियारों से नहीं हो रही थी, ये लड़ाई जो थी विचारों की थी, जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध, है ना, कोल्ड वॉर। ठीक है, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो शीत युद्ध अगर मान लो आ जाता है कभी एग्जाम में, वैसे तो आपके सिलेबस में ये चैप्टर हटा दिया गया है, बट आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध जो है ऐसा वॉर, ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बिना हथियारों के ये युद्ध हो रहा है। कैसा युद्ध? बस विचारों का युद्ध है ना, एक दूसरे से बस आगे बढ़ने की होड़ है, इस तरीके का युद्ध है। लड़ नहीं रहे हैं आपस में, है ना, मार काट कुछ नहीं हो रही है यहाँ पर, दोनों की विचारधाराओं का युद्ध है। क्योंकि जो अमेरिका जो था, यूएसए जो था, उसकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी, कैपिटलिज्म थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को वो बढ़ावा दे रहा था। और यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा था, यानी कि समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, तो दोनों के विचारधाराओं में अंतर थे। ठीक है, जो अमेरिका था पूंजीवादी विचारधारा, यानी कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि प्राइवेट अर्थव्यवस्था को, निजी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और यूएसएसआर की इकोनॉमी जहाँ पे सरकारी, यानी कि सारा कुछ, जितने भी संस्थाएं होंगी वो सब कुछ सरकार के अंडर होंगी, वैसी समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता था ये। तो दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट थी, और दोनों ही एक तरीके से, दोनों की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी उस समय पे। तो 1945 से ये दो नए गुट सामने आते हैं, दो नए समूह, एक तरीके से दो नए देश जो बहुत ही ताकतवर होते हैं पूरे विश्व स्तर पे। तो एक तरीके से उस समय पे माना जाता है कि जो पूरा विश्व था ना, कि दो ध्रुवों में बट गया। दो ध्रुव यानी कि दो महाशक्तियां उभर कर सामने आती हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध 1945 में खत्म होने के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आती हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है, और 1945 से लेकर 1945 से लेकर 1991 तक का ये जो समय था, इस पूरे समय काल को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे दो, पूरा विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, है ना। अब ये दो ध्रुव कैसे? यूएसए जो है, जितने भी देश थे कुछ अपनी तरफ करना चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएं, और जो यूएसएसआर है वो देशों को अपनी तरफ कर रहा था, अपने गुट में शामिल कर रहा था कि लोग समाजवादी व्यवस्था को अपनाएं, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाएं। तो इस तरीके से दोनों में तनातनी थी। ठीक है, और ये जो पूरा उस समय पे जो दुनिया थी वो दो ध्रुवों में बट गई थी। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जो था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, दो हिस्सों में जर्मनी को भी बांट दिया गया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 1991 में सोवियत संघ का जो है वो विघटन हो जाता है। 1991 तक सोवियत संघ का जो है वो विघटन यानी कि धीरे धीरे जो साम्यवादी जो दुनिया होती है, सोवियत संघ जो साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता था, है ना, धीरे धीरे उसके शासन का पतन होने लग जाता है। और एक तरीके से फिर
एक ही महाशक्ति पूरे विश्व में बसती है, वो है अमेरिका। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, अब वहां पर सिर्फ एक अमेरिका ही बच गया है ना, जो सबसे शक्तिशाली है, और जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। ठीक है, तो अब चैप्टर शुरू करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो जैसे कि दिया गया है कि शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो जब शीत युद्ध चल रहा था ना, तो बर्लिन की दीवार जो है वो खड़ी की गई थी, और ये जो दीवार थी ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। ठीक है, और ये जो बर्लिन की दीवार थी वो जर्मनी को दो हिस्सों में बांटती थी, क्योंकि जर्मनी हारा था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जर्मनी पर एक तरीके से जो था कब्जा जीते हुए देशों का था, है ना। तो जो जर्मनी थी, जर्मनी में बर्लिन जो शहर है, जो राजधानी है उसकी, वहां पर एक दीवार बना दी गई थी और बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, और फिर हुआ क्या, जब धीरे धीरे जो साम्यवादी व्यवस्था थी जब कमजोर पड़ने लग गई थी, तो 1979 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने क्या किया, उस दीवार को गिरा दिया। एक तरीके से ये जो घटना थी, इसमें क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जो व्यवस्था है, धीरे धीरे लोग इतने परेशान हो गए थे कि अब उनको मतलब उनके बर्दाश्त से बाहर था, है ना। तो वो दूसरी दुनिया, यहाँ से ही हमें देखने को मिलता है कि जो दूसरी दुनिया ने जो साम्यवादी व्यवस्था है वो धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है ना। अब उसका जो कंट्रोल था, उसकी जो पकड़ थी, वो क्या हो रही है, कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अब उसकी देश की खुद की जनता ही जो है वो संभल में नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी, है ना। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका पतन हो रहा था। ठीक है, और ये जो दो खेमों में बटा हुआ था पूरा विश्व, उसकी अब जो है वो समाप्ति होने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, कि बर्लिन की दीवार बनी कब थी, तो 1961 में जो है वो बर्लिन की दीवार बनी थी, और पश्चिम और पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ठीक है, और ये जो दीवार थी 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दीवार थी, जो 28 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार जनता ने इसको 9 नवंबर 1989 को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और यह दोनों जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी जो दो हिस्सों में बट गया था, उस क्या हो गया, उसका एकीकरण हुआ, और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत भी मानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बर्लिन की जो दीवार है वो जर्मनी को कौन से हिस्से में बांटती है, तो दो हिस्सों में बांटती है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, दो हिस्सों में जर्मनी का बांटती है। तो और फिर ये जो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो ये जो बर्लिन की दीवार के टूटने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण होता है, जो कि 9 नवंबर 1989 को होता है। ठीक है, और यहीं से साम्यवादी व्यवस्था की जो है, यानी कि यूएसएसआर की जो है वो समाप्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, अब चलते हैं कि अब पढ़ते कि ये सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी। यानी कि अब इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ये दो ध्रुव जो थे, यानी पूरा विश्व जो दो खेमों में बटा हुआ था, उसका अंत कैसे होता है। तो अंत पढ़ने के लिए यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सोवियत संघ था ना, उसकी अर्थव्यवस्था थी कैसी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका जो है वो पतन हो गया, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी होने के बावजूद बाद में एकदम से उसका विघटन हो गया 1991 में, और जो दो ध्रुवीयता का अंत हुआ पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी। तो सोवियत संघ गणराज्य यानी कि यूएसएसआर रूस में 1917 में हुई, और 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। देखो हुआ क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चल रहा था, तो उसी बीच रूस जो है, इस पूरे सोवियत संघ जो गणराज्य था, इस सोवियत संघ में सबसे बड़ा जो देश था रूस था, वहां पर चल रही थी रूसी क्रांति। ठीक है,
और वो 1917 में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रूस की क्रांति कब हुई, तो ये याद रखना है आपको, 1917 में हुई थी। ठीक है, और ये जो रूसी क्रांति थी इसको समाजवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो रूसी क्रांति थी रूस में, वहाँ पे समाजवाद लाने के लिए ये रूसी क्रांति चल रही थी वहाँ के राजा के खिलाफ। रूस में पहले राजतंत्र था, तो उस राजतंत्र को समाप्त करने के लिए जार निकोलस, वहाँ पे राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय, उसका जो शासन है उसको समाप्त करके वहाँ पर वहाँ की जो जनता है वो लाना चाहती थी समाजवाद, है ना। तो इसीलिए समाजवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रांति है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करती थी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि समाजवादी क्रांति है, यानी कि समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है। तो जहाँ पे समाजवादी व्यवस्था होगी वो हमेशा पूंजीवादी के विरोध में ही होगी, है ना। वो जो समाजवादी होते हैं वो पूंजीवादी के विरोध में हुई थी ये जो समाजवादी क्रांति हुई थी। और ये समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थे। तो ये जो क्रांति थी ये किससे प्रेरित थे, तो समाजवाद के आदर्श और समता मूलक समाज, यानी कि एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर समानता हो, है ना। समाज के अंदर क्या हो, समानता हो, कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो किसी से और कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो। ठीक है, तो अंतर ना हो समाज में, क्या हो, सभी समान हो, है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसा समाज चाहते थे ये जो समाजवादी क्रांति करने वाले लोग थे। अब इस क्रांति, ये जो समाजवादी क्रांति या रूसी क्रांति जो हो रही थी 1917 में रूस में, तो इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, आपने याद रखना है लेनिन। तो इनके लीडर कौन थे, लेनिन। ठीक है, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जो लेनिन थे वो कौन थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो रूस में क्रांति हो रही थी ना, उस रूस की क्रांति को कौन सी पार्टी लीड कर रही थी, वो थी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ही इसको लीड कर रही थी, इसके लीडर थे। और ये 1917 में रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर 1917 से 24 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो जो लेनिन थे इन्होंने रूसी क्रांति में तो सबसे आगे थे ही, उसका नेतृत्व तो किया ही। बाद में जब रूसी क्रांति हो गई, राजा का शासन समाप्त कर दिया गया रूस से, तो वहां पर बाद में जो सोवियत संघ बना, सोवियत संघ है क्या, सोवियत संघ जो है वो कई सारे देशों का समूह है। ठीक है, सोवियत संघ जो बनाया गया था उसमें कई सारे देशों का समूह है। जितने भी नए देश जो आज़ाद हुए थे उस समय पे, तो वो सारे जो नए देश थे पूर्वी, ठीक है, तो वो सारे के सारे देश सोवियत संघ के साथ आकर जुड़ रहे थे और उन्होंने भी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, तो उसके संस्थापक भी है और साथ ही साथ मार्क्सवाद को अमली जामा पहनाने में समर्थक थे। तो ये मार्क्सवाद क्या है, तो कार्ल मार्क्स आपने शायद ही नाम सुना हो, है ना, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा। तो जो कार्ल मार्क्स थे एक दार्शनिक शास्त्र थे, एक तरीके से एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, जर्मनी में ही उन्होंने ये सिद्धांत दिया था मार्क्सवाद का। तो ये जो मार्क्सवाद सिद्धांत था एक तरीके से कार्ल मार्क्स का, जिसमें वो चाहते थे साम्यवाद लाना, पूरी दुनिया में साम्यवाद एक तरीके से लाना चाहते थे। साम्यवाद का मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते कम्युनिज्म, है ना, जहाँ पे कोई मतलब कोई सरकार ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई पूंजीवादी व्यवस्था ना हो, है ना, जहाँ पे सब कोई समान हो। ठीक है, सब फ्री हो, सब समान हो। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था चाहते थे। तो उस पे अमल करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो लेनिन थे। कौन थे, लेनिन, जिन्होंने कार्ल मार्क्स की बातों को पढ़ा और उसको रूस में लाने की कोशिश की। ठीक है, तो यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज में समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रूसी क्रांति जो थी उसके क्या उद्देश्य थे। जो रूसी क्रांति थी या फिर साम्यवादी जो क्रांति थी
उसके उद्देश्य क्या थे? तो उसका उद्देश्य यह था कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद व्यवस्था को लाना, साम्यवाद व्यवस्था को लाना, जिसमें निजी संपत्ति की संस्था जो थी, जो भी निजी संपत्ति, जो भी प्राइवेट चीजें, उनको खत्म कर देना और समानता का सिद्धांत लाना पूरे समाज के अंदर। ठीक है, ये कोशिश थी, ये उद्देश्य था। और ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। तो और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत प्रणाली को बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने राज्य और पार्टी की संस्था को सबसे अधिक महत्व दिया कि सबसे पहले एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो उस विचारधारा को समर्थन दे, जो उस चीज को बढ़ावा देने में मदद करे, है ना। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो अब ये जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी, इसकी धुरी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि इस सोवियत जो प्रणाली है, पूरे सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी, साम्यवादी जो प्रणाली थी, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको पूरे राज्य के अंदर एक तरीके से नेतृत्व करने वाली जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पार्टी जो थी वो सोवियत प्रणाली को बढ़ावा दे रही थी या फिर उसको पूरे साम्यवादी व्यवस्था को लाने वाली थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, जिसके नेता लेनिन थे। ठीक है, और इसके फाउंडर भी रहे। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी दल के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें कोई और दूसरा राजनीतिक दल नहीं आ सकता था और ना ही कोई विपक्षी दल के लिए कोई जगह थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी सोवियत संघ की? तो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। मैंने जैसे पहले ही बताया कि साम्यवादी होता क्या है? साम्यवादी एक ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य का यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है हर एक चीज पे। कोई भी कंपनी, कोई भी कुछ भी, कोई भी कारखाना, कोई भी चीज, कोई प्राइवेट चीज नहीं होगी, वो सब सरकार की होगी। यहाँ तक कि लोगों की जमीनें भी जो उनकी खुद की प्राइवेट नहीं होंगी, उस पे भी सरकार का हक होगा। ठीक है, यानी निजी संपत्ति नहीं होगी, सब हर एक चीज पे नियंत्रण किसका होगा? राज्य यानी कि सरकार का। और योजनाबद्ध तरीके से जो अर्थव्यवस्था जो है वो चलाई जाती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना होती थी, है ना, तो वैसे ही वहां पर भी पंचवर्षीय योजना, योजनाबद्ध तरीके से यानी कि प्लानिंग के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था को चलाया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। अब जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो उस युद्ध से प्रभावित हुए, तो उसके बाद वो सारे के सारे देश जो है वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, यानी एक तरीके से उसके कंट्रोल में आ गए, या कई तो खुद ही उसके आकर सोवियत संघ में शामिल हो गए। तो सोवियत सेना उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। और क्योंकि ये सोवियत सेना ने क्या किया था, सोवियत संघ की जो सेना थी, उन्होंने जो फांसीवादी ताकत एक तरीके से जो दमनकारी लोग थे, है ना, जो उन देशों पर रूल कर रहे थे, पूर्वी यूरोप के शासन कर रहे थे, तो उनसे उनको आज़ाद करवाया था। तो बाद में आज़ाद होने के बाद वो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो बाद में सोवियत संघ में शामिल हो गए। और इन सभी देशों ने क्या किया? इन सभी देशों ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली के तर्ज में ही अपने आप को ढाल लिया, यानी कि जो व्यवस्था सोवियत संघ की थी वही व्यवस्था को अपना लिया। और इस पूरे खेमे को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो यानी कि जो सोवियत संघ था उसमें बाद में जो पूर्वी यूरोप के देश भी आकर शामिल हो गए। पहले सिर्फ वो रूस का ही एक हिस्सा था, है ना। बाद में जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो बाद में जब आज़ाद हुए तो वो आज़ाद देश भी क्या हुए? आकर उसी में शामिल हो जाते हैं। और फिर ये पूरा एक जो समूह बनता है सोवियत संघ का, एक देशों का एक जो ग्रुप बनता है जिसको समाजवादी खेमा एक तरीके से कहा जाता है। ठीक है, यही दूसरी दुनिया कहलाया। तो पहली दुनिया कौन सी कहलाई? पहली दुनिया जो यूएसए है ना, अमेरिका जो है, और अमेरिका के साथ के जो देश हैं वो पहली दुनिया में आएंगे, जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं, है ना, पूंजीवादी प्रणाली का समर्थन करते हैं।
और जो देश समाजवादी प्रणाली का समर्थन करते हैं और सोवियत संघ के गुट में शामिल हैं वो दूसरी दुनिया कहलाए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। जैसे कि हमने पहले में बता चुकी हूँ कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था 1945 में, तो जो दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक थी अमेरिका और एक था सोवियत संघ। और अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। तो कह रहे हैं कि अमेरिका तो बहुत विकसित था ही, लेकिन अगर अब अमेरिका को छोड़ दिया जाए, अमेरिका को छोड़ने के बाद अगर कोई अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा विकसित थी तो वो थी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था थी, क्यों विकसित थी, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो विकसित थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। ठीक है, और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद शामिल थे। ठीक है, और सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि यातायात की जो प्रणाली थी वो भी जो बहुत ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक की सभी चीज़ें उत्पादन वहाँ पर होता था। ठीक है, तो सोवियत संघ जो था, देख रहे हो यहाँ पे, उसकी संचार व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसका जो परिवहन व्यवस्था है वो बहुत उन्नत है। यहाँ तक कि हर एक चीज़ वो अपने ही देश में बनाते थे, हर एक चीज़ का उत्पादन अपने ही देश में करते थे। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में सबसे में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिम देशों के स्तर की नहीं थी। तो कह रहा है कि जो पश्चिम देश यानी कि अमेरिका, तो अमेरिका में जिस तरीके की जो चीज़ें बनती थी उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो गुणवत्ता बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोवियत संघ हर एक चीज़ का उत्पादन करता था। ठीक है, और सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन की स्तर सुनिश्चित किया हुआ था। ठीक है, तो सरकार जो थी सोवियत संघ की कैसी थी, साम्यवादी व्यवस्था थी जहाँ पे समाज में बराबरी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या था कि सोवियत संघ के जो नागरिक थे अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था। न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब है कि मिनिमम, जैसे कि सैलरी होती है कि मिनिमम इतनी सैलरी तो होनी ही चाहिए जिससे कि लोग अपनी जो आधारभूत ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरत है ना, वो पूरा कर सके, रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके। तो ये चीज़ को सुनिश्चित किया गया था सोवियत संघ के अंदर। सरकार बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण और अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सरकार थी वो बुनियादी चीज़ों को बहुत ही रियायती दर पे यानी कि बहुत ही कम कीमत पर अपने देश के नागरिकों को मुहैया करवाती थी, जिससे कि हर एक व्यक्ति को वो चीज़ें मिल सके। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। तो यानी कि हर एक संपदा पर, हर एक संसाधन पर किसका नियंत्रण था? राज्य यानी कि सरकार का नियंत्रण होता था। फिर कह रहे हैं कि बहरहाल सोवियत संघ पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे समय बीतता गया, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था थी लेकिन उसके धीरे धीरे होता है ना कि करप्शन बढ़ता जाता है ना, तो वही हुआ वहाँ पर भी। ठीक है, भ्रष्टाचार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। सोवियत संघ पर जो नौकरशाही थे, जो ऑफिसर होते हैं, उनका धीरे धीरे शिकंजा कसता चला गया, यानी कि जो नौकरशाही थे, जो ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, उनका जो है वो प्रभुत्व बढ़ता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। कैसी हो गई? सत्तावादी। यानी कि एक होता है ना कि राज्य के पास पावर थी और राज्य ने पहले तो लोगों के भले के लिए बहुत काम किया, अच्छे के लिए बहुत काम किया, लेकिन धीरे धीरे वो सरकारें जो क्या हो गई, वो
सरकारें मतलबी हो गई, एक तरीके से सत्तावादी हो गई, है ना। नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया जिसके कारण से, और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। यानी कि एक तरीके से अब धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो तानाशाह होती जा रही है ना। अब लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, अब लोगों का ध्यान उतने अच्छे से नहीं रखा जा रहा है जितने अच्छे से पहले सोचा गया था कि हम रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि पावर सारी सरकार के पास थी, सारी शक्तियां सरकार के पास थी, तो धीरे धीरे होता है ना, जब ज़्यादा शक्ति मिल जाती है, ज़्यादा पावर आ जाती है सरकार के पास, तो वो क्या हो जाती है, सत्तावादी होती चली जाती है। यानी कि अब वो अपने नागरिकों के लिए उतने अच्छे से काम नहीं करती है जितने अच्छे से काम करने का वादा किया होता है। तो इस वजह से जो नागरिक थे सोवियत संघ के, वो क्या होते चले गए, असंतुष्ट होते चले गए, असहमत होते चले गए। और वो अपनी असहमति किसके द्वारा प्रकट करते थे, कैसे प्रकट करते थे, चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से प्रकट करते थे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी लोकतंत्र और आज़ादी की अभिव्यक्ति की व्यवस्था थी ही नहीं वहाँ पर। लोगों को इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो खुलकर आकर सरकार की बुराई कर सके। तो सोवियत संघ का अधिकांश संस्था में सुधार की जरूरत थी। तो सोवियत संघ की जो संस्थाएं थी वो धीरे धीरे भ्रष्ट होती जा रही थी, तो उसमें सुधार की जरूरत थी। और सोवियत संघ में एक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। देख, अब यहाँ पे धीरे धीरे कारण पता चल रहे हैं हमें। पहले तो अब हमने क्या पढ़ा यहाँ तक कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, या साम्यवादी प्रणाली कैसी थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, ये पढ़ा। अब उसके बाद पता चल रहा है कि वो जो अर्थव्यवस्था थी, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था वो सत्तावादी होती गई, वो जो सरकार थी वो सत्तावादी होती चली गई। और अब जैसे ही सत्तावादी होगी तो जाहिर सी बात है, जब एक सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती है और जब वो सत्तावादी होने लग जाती है, तो मतलब कि अब वो अपने पतन की तरफ जा रही है ना। किसी ना किसी समय उसका क्या हो जाएगा, खात्मा हो ही जाएगा। किसी दिन इतनी ज़्यादा वो तानाशाह हो जाएगी और लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ सोवियत संघ में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुधार की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ की जो शासन व्यवस्था था, वो क्या हो गया था, भ्रष्ट हो रहा था और एक ही दल का प्रभुत्व था, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण है सोवियत संघ के विघटन का कि यहाँ पे केवल एक ही दल का प्रभुत्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था, ठीक है। और इसी का शासन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था, ठीक है। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि ये जो दल था, है ना, जो सरकार थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। मतलब कोई भी काम कर रही है तो वो जनता को जवाब नहीं देगी, है ना। अब उससे किसी का भला हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो जनता के सामने आकर जवाब भी नहीं देगी। और जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सोवियत संघ का जो था वो कितने गणराज्यों यानी कितने देशों से मिलकर बना था, तो 15 देशों से मिलकर, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, ठीक है। तो ये 15 देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन पार्टी ने ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। अब ये सोवियत संघ जो है वो 15 देशों से मिलकर एक वो बना हुआ है जिससे कि वो अपना विकास कर सके, है ना। सारे मसलों पे एक दूसरे के साथ सहमति से बैठकर बातचीत करके और फिर काम करें, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। कंट्रोल किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का ही था, है ना। कोई भी काम होगा बस कम्युनिस्ट पार्टी जो कहेगी वही होगा। बाकी जो देश हैं, बाकी जो देश की जनता के लोग हैं, उनकी कोई बातें नहीं सुनी जा रही थी, ठीक है। तो लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को क्या कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। और हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। तो कह रहे हैं कि मान लो जैसे पूरे 15 देशों का एक समूह है सोवियत संघ, तो उसमें रूस भी तो एक देश ही है जैसे बाकी सारे देश हैं, लेकिन हर मामले में प्रभुत्व होता था रूस का। यानी कि हर मामले में जो एक तरीके से दबदबा किसका था, रूस का था, है ना। 15 देशों के बीच में
सबसे ज़्यादा प्रभुत्व, सबसे ज़्यादा दबदबा जो था, यानी हर बार किसकी बात सुनी जाएगी, रूस की बात सुनी जाती थी। तो ये एक कारण था कि रूस का दबदबा था, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, तो ये एक सबसे बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का। अन्य क्षेत्रों में जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। तो बाकी जो देशों के जनता बच गई, वो क्या महसूस करती थी कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दमित, अपने आप को दबा हुआ महसूस करती थी, क्योंकि उनकी बातें सुनी नहीं जाती थी, उनकी जनता की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण था एक पार्टी का, एक कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व होना। तो अभी तक हमने देखो पहला क्वेश्चन किया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, या साम्यवादी प्रणाली किस तरीके की थी, या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कितनी उन्नत थी, किस प्रकार की कितनी उन्नत थी। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, है ना। एक तरीके से ये समझ में आ रहा है, कारण उसके पता चल रहे हैं, विघटन के कारण, है ना। दूसरा सबसे बड़ा कारण था हथियारों की होड़, है ना। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबरी की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने क्या किया, दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही, पूरा विश्व दो महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था, तो दोनों ही देशों के बीच में हथियारों की होड़ थी। तो यहाँ पर जो अगर क्वेश्चन लिखोगे तो आप हेडिंग डालोगे कि दोनों गुटों के बीच हथियारों की होड़ का होना, यानी कि दोनों ही जो गुट थे, दोनों ही खेमे थे, साम्यवादी और पूंजीवादी। तो जितना हथियार अमेरिका बनाता, उसको देखकर यूएसएसआर भी, सोवियत संघ भी उतने हथियार प्रोड्यूस करता, मतलब अधिक से अधिक पैसा किस पे खर्चा कर रहा था, हथियारों पर। तो जब हथियारों पर पैसा खर्च करेगा तो अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान कैसे देगा, तो इसीलिए बाद में उसको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया। तो हुआ क्या, जो उसका एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बुनियादी ढांचा था, है ना, जैसे परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, इस मामले में क्या हो गया, पश्चिम देशों से वह पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि सारा खर्चा किस पे कर रहा है, वो हथियारों पे कर रहा है। तो जब हथियारों पे ही ध्यान देगा, हथियार बनाने में ही कंपटीशन करता रहेगा, तो फिर परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, और इसी कारण से वो अपने देश के जो नागरिक थे, उन लोगों की आकांक्षाओं को, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सका। ठीक है, फिर आता है सोवियत संघ ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, और इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। तो ये जो अफगानिस्तान है, इस पर जो है अमेरिका ने भी अपना कब्जा कर रखा था, फिर बाद में सोवियत संघ ने भी इस पे वो किया। तो सोवियत संघ ने वहाँ पे हस्तक्षेप कर दिया, वहाँ पे जाकर घुस गया उनके मामले में, जिसकी वजह से और ज़्यादा उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ के लोगों का परिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता, प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम देशों से धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, पीछे होता जा रहा था, और इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु जो थी वो क्या होती गई, उसकी कमी होती गई। यानी कि पहले हमने पढ़ा शुरू में कि जो सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, पिन से लेके कार तक हर एक वस्तु का उत्पादन हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो सोवियत संघ इधर उधर फालतू में अपनी टांग अड़ा रहा है ना, अलग अलग कामों में, तो इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि वो अपने देश के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है ना, अपने देश के लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपने देश में उत्पादन हो रहा है ढंग से नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, पीछे जा रही है पश्चिम देशों से, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे वो उसकी जो उत्पादकता थी, यानी जो प्रोडक्शन था, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, और वो पश्चिम देशों से क्या हो गया, पीछे रह गया, और इस तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो गई, उसके देश में कमी हो गई, और खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता चला गया। यानी कि अब उसको बाहर से जो भी खाद्यान्न थे या जो भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों का बाहर से आयात करना पड़ रहा था, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ रहा था बाहर से, है ना, बाहर के देशों से उसको खरीदना पड़ रहा था सामान।
और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। और आखिरकार 1970 के दशक में हम देखेंगे कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो लड़खड़ाने लग गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और आखिरकार वो ठहर सी गई। देशों की जनता ने अपनी सरकारों का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपना डाउट। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।